Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 15th ऑफ मार्च 2022। तो गाइज आज है तारीख 15 मार्च 2022 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहां पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। और जैसा कि आप लोग को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैंने आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस को लगा दिया है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो लास्ट में इसको सॉल्व करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाया हूँ। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। एक टारगेट रखा है हम लोगों ने आज भी 2000 लाइक्स का, तो एक सपोर्ट आप लोग दिखा सकते हो वीडियो के ऊपर लाइक का बटन दबाकर। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक वही बात जो कि डेली बेसिस पर बोलता हूं, चाहो तो आप लोग साथ ही साथ नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल ही जाता है, उसको डाउनलोड करना। जब भी दिन में टाइम मिले उस पीडीएफ में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालकर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। ये जो आर्टिकल है ये बात करता है नियॉन का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है दुनिया भर में। नियॉन क्या होता है सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन इशू क्या है। देखो जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने में भी यहाँ पर नियॉन का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। अब हुआ क्या, नियॉन का शॉर्टेज हो गया, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर चिप्स भी नहीं बन पाएंगी, जिसकी वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर डिवाइसेस है उसका भी एक बहुत बड़ा शॉर्टेज देखने को मिलता है। तो अगेन यहाँ पर एक दुनिया में बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, जो कि आप कह सकते हो आज के टाइम पर शुरू हो चुका है। तो अभी यहाँ पर इसका जड़ क्या है मैं आप लोग को थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो आपको पता होगा रशिया यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, ठीक है। अभी क्या है, रशिया लगातार यूक्रेन को इन्वेड कर रहा है, यहाँ पर इन्वेजन चल रहा है और यूक्रेन के ऊपर बहुत अटैक हो रहा है। तो आप कहोगे नियॉन का रशिया यूक्रेन से क्या रिलेशन है, तो यहीं से एक बहुत बड़ा रिलेशन है। दुनिया का एक सबसे बड़ा हिस्सा जो नियॉन का प्रोडक्शन का होता है वो यूक्रेन के अंदर होता है। अब यूक्रेन के ऊपर इस प्रकार से अटैक हो रहे हैं जिसकी वजह से नियॉन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर इससे क्या हो रहा है, बाहर सप्लाई भी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर में नियॉन का शॉर्टेज आ चुका है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट है, एक नया पॉइंट है, नया टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल से बात करेंगे नियॉन क्या है, सेमीकंडक्टर चिप्स क्या है, एक एक करके सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी बहुत हेल्प करने वाला है। तो आर्टिकल आप देख पाओगे इकोनॉमिक टाइम्स का है, इन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर चीज़ें पब्लिश करी हैं। न्यूज़ क्या मैंने आप लोगों को बता दिया कि यूक्रेन के 2 लीडिंग सप्लायर हैं नियॉन के। अभी यहाँ पर इन्होंने फिलहाल जो ये सप्लाई है इसको बंद कर दिया है रशिया यूक्रेन के अटैक के बीच में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस सप्लाई की वजह से जो चिप्स हैं सेमीकंडक्टर चिप्स वो भी प्रॉपरली बन नहीं पा रही हैं। अब एग्जैक्टली देखते हैं यूक्रेन और नियॉन का रिलेशन है क्या। तो पहला पॉइंट देखो, अगर हम लोग बात करें दुनिया भर के अंदर जो सेमीकंडक्टर नियॉन है, मतलब सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए यहाँ पर नियॉन की आवश्यकता होती है, तो उस नियॉन का 45 से 54% तक का जो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोडक्शन है वो यहाँ पर यूक्रेन की कंपनी करती है, यूक्रेन उसको देखता है। तो इतना परसेंट जो नियॉन है वो यूक्रेन की कंपनियों से निकल कर आता है। इसी वजह से आज के टाइम पर ये चीज़ें मैटर कर रही हैं। इसी की वजह से यहाँ पर यूक्रेन अगर इसकी सप्लाई नहीं करता है तो इसका एक बहुत बड़ा शॉर्टेज हम लोग दुनिया भर में देख पाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर आप दूसरा पॉइंट देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग देखें दुनिया भर में जो नियॉन का कंजम्पशन है चिप बनाने के लिए वो पिछले साल 540 मैट्रिक टन का पहुंच चुका था। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा नंबर देखने को मिलता है। तो अगेन अभी शॉर्टेज हो जाएगा, तो इसकी वजह से नियॉन का शॉर्टेज तो है ही, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बनेंगी। और सेमीकंडक्टर चिप जो है हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर आज के टाइम पर देखने को मिल जाती हैं। हर जगह पर सेमीकंडक्टर चिप का एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उनके अंदर भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस हम लोग देख सकते हैं आने वाले टाइम पर, ठीक है। ये आपको 2 पॉइंट क्लियर हुए। उसका थर्ड पॉइंट पर आओ। यहाँ पे क्या बात की गई है, अभी आपको पता होगा रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करना पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है और आपको समझ में आ ही गया है कि किस प्रकार से अटैक वगैरह चल रहा है। बट इस इन्वेजन से पहले जब ये अटैक नहीं हो रहा था, इससे कुछ टाइम पहले जो यूक्रेन की कंपनी है जिसका नाम है इनगैस, इन्होंने लगभग 15,000 से 20,000 क्यूबिक मीटर जो नियॉन है वो
पर मंथ यहाँ पर इन्होंने प्रोड्यूस किया था। हर महीने इतना नियॉन प्रोड्यूस हो रहा था। और किसके लिए प्रोड्यूस हो रहा था? ताइवान में जा रहा था वो नियॉन, कोरिया में जा रहा था, चाइना में जा रहा था, यूएस में जा रहा था, जर्मनी में जा रहा था, ताकि यहाँ पर जो चिप इंडस्ट्री है उनको ये नियॉन मिल सके। क्योंकि जो सेमीकंडक्टर चिप हैं वो भी दुनिया भर में हर कोई बनाता नहीं है, कुछ कंट्रीज़ के अंदर ही बनती हैं। जैसे ताइवान के अंदर, ताइवान एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है सेमीकंडक्टर चिप्स का, ठीक है। यूएस के अंदर बनती हैं, कोरिया में, साउथ कोरिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है सेमीकंडक्टर चिप्स का। तो यहाँ पर क्या है, जो ये कंट्रीज है इनके अंदर इतना सारा नियॉन जा रहा था। बट हुआ क्या, अब यहाँ पर सडनली रशिया का इन्वेजन हुआ, अटैक हुआ, जिसकी वजह से अभी ये सप्लाई वगैरह पूरी तरह से रुक चुकी है। क्लियर हुआ? तो अभी यहाँ पर ये तो आपने करंट सिनेरियो देख लिया। अगर हम लोग इतिहास की बात करें तो साल 2014 में चलते हैं। साल 2014 में क्या हुआ था? जो यहाँ पर आपको रशिया दिख रहा है, इधर आपको यूक्रेन नजर आ रहा है। अब यूक्रेन के नीचे जो यहाँ पर ये लाइन जो नजर आ रही है पूरा का पूरा, इस पूरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रीमिया, ठीक है। अब जो ये हिस्सा है ना, बेसिकली ये पहले यूक्रेन का हुआ करता था 2014 से पहले। रशिया ने 2014 में अटैक किया और इस पूरे हिस्से को कब्जा लिया, इसको एनेक्स कर लिया। तब से यहाँ पर ये पूरी तरह से रशिया के कंट्रोल में है। फिर उसके बाद करंट सिनारियो में आज देख पाओगे, आज के टाइम पर ये दो हिस्से भी जो हैं इनको अलग अलग देश घोषित कर दिया। लुहांस्क और दोनेत्स्क को रशिया ने बोला ये अलग अलग देश हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कीव कैपिटल देखने को मिलेगी। इस पूरे कैपिटल पे आज के टाइम पर पूरी तरह से बॉम्बार्डिंग चल रही है। ऊपर बेलारूस से घेर रखा है यूक्रेन को, इधर से यहाँ पर अटैक चल रहा है यूक्रेन के ऊपर, फिर इधर से भी यहाँ पर अटैक चल रहा है यूक्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से दुनिया भर में नियॉन को ये सप्लाई नहीं कर पा रहा है। आई होप आपने मैप को अच्छे से देखा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2014 की अगर हम लोग जब कहानी देखते हैं तो उसके बाद ये देखो 2014 में जब क्या हुआ कि क्रीमिया वाला रीजन हथिया लिया गया रशिया के थ्रू, तो उसके बाद जो नियॉन के प्राइसेस हैं वो 600% से बढ़ गए थे। तो अपने आप में आप कह सकते हो कि तब की बात है, 600% से इसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे। और ऐसा यहाँ पर एक रिपोर्ट है, यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन, इसके थ्रू यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो आज के टाइम पर भी ऐसा ही कुछ हम लोग देख पा रहे हैं कि लगातार नियॉन की एक बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिल रहा है। अब आते हैं मेजर टॉपिक के ऊपर। ये तो हमने करंट इशू समझ लिया। अब इसी पॉइंट के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर कुछ फैक्चुअल यहाँ पर चीज़ें हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में डायरेक्टली हेल्प करेंगी। आखिरकार नियॉन है क्या? देखो, जो नियॉन है यहाँ पर एक गैस देखने को मिलती है। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी। पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर आप देख पाओगे जो ये है, ये जो आपको ये पिंक वाला पोर्शन दिख रहा है, इस पिंक वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस, जैसा आप लोगों को यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा। अब क्या है, इन नोबल गैसेस में हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये जो नियॉन है 10वां एलिमेंट आपको देखने को मिलता है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं नियॉन को किसने डिस्कवर किया था। तो नियॉन को 1898 में डिस्कवर किया गया था दो व्यक्तियों के थ्रू। एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जिनका नाम है सर विलियम रैमसे। दूसरे 1852 से लेकर यहाँ पर दूसरे व्यक्ति यहाँ पर ये हैं मॉरिस ट्रेवर। मॉरिस ट्रेवर का यहाँ पर आप देख पाओगे जन्म और डेथ बताई गई है, बट यहाँ पर सिर्फ नाम ध्यान रखो कि हाँ, नियॉन की डिस्कवरी किसने करी थी। दो व्यक्तियों के थ्रू करी गई थी, एक का नाम है सर विलियम रैमसे और दूसरे का नाम है मॉरिस ट्रेवर्स। तो यहाँ पर नियॉन कहाँ पे पाया गया था? लंदन के अंदर यहाँ पर इसकी डिस्कवरी की गई थी। नियॉन एक केमिकल एलिमेंट है, इसका सिंबल Ne है, मैंने आपको दिखाया, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। और आपने यहाँ पर भी देखा होगा इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर 10 देखने को मिल जाता है, सिंबल इसका Ne है। क्लियर हुआ? आगे बात करें तो नियॉन एक नोबल गैस है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब पीरियोडिक टेबल में जब नोबल गैस की बात आती है तो ये पिंक वाली सारी नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब आपको नोबल गैस देखने को मिलती हैं, जिसमें नियॉन भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करें नियॉन एक कलरलेस, ओडरलेस यहाँ पर एक गैस देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो नियॉन गैस है ये देखने को मिलती है जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, हमारे पूरे जो पृथ्वी का वातावरण है, उसके अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर नियॉन गैस प्राप्त होती है, नियॉन गैस अकर होती है, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो ये नियॉन गैस है ये यहाँ पर जो अर्थ का क्रस्ट है उसकी यहाँ पर रॉक्स के अंदर, उसकी चट्टानों में यहाँ पर फंसी हुई रहती है। प्लस जो ये नियॉन है ये यहाँ पर हमारे पास आप देख पाओगे जो हमारे पास 3 रेयर गैसेस है उसमें से एक नियॉन भी है जो कि एक टॉप पर आती है, ठीक है। नियॉन के अंदर अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग नियॉन को एक लो वोल्टेज नियॉन ग्लो लैंप के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, लो वोल्टेज का नियॉन ग्लो लैंप के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो नियॉन का कलर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। वैसे यहाँ पर कलरलेस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जब इसको हम लोग लो वोल्टेज ग्लो लैंप्स में यूज़ करेंगे तो उसके बाद रेडिश ऑरेंज कलर दिखाई पड़ता है, जैसा आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये नियॉन ही है, ठीक है। तो नियॉन के बारे में आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं, इन्हीं नियॉन का इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने के लिए। सेमीकंडक्टर चिप्स क्या है, अब ये भी क्लियर कर लेते हैं। देखो, जो सेमीकंडक्टर है आज के टाइम पर एक ऐसा मटेरियल है जो कि यहाँ पर
जिसके अंदर एक कंडक्टिविटी देखने को मिलती है, और ये जो मटेरियल है कंडक्टर और जो यहाँ पर आप कह सकते हो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर है उसके बीच में आता है। कहोगे क्या बता दिया, कुछ भी समझ में नहीं आया, रुक जाओ अभी एक सेकेंड। कुछ भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर इस वाले पिक्चर को देखो, सब कुछ बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जब भी हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो आपको सेमीकंडक्टर के साथ दो चीज़ें और पढ़नी है। एक होता है कंडक्टर्स, दूसरा होता है इंसुलेटर, और बीच में हम देख पाते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देखना, कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया भी है नीचे ऑप्शन में, आप देख पाओगे कॉपर। कॉपर यहाँ पर एक ऐसा आपको मटेरियल देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब ये मान लो कॉपर का तार है। कॉपर के तार में इधर से आप करंट पास करोगे तो करंट यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से पकड़ लो, इधर से करंट पास करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, करंट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, है ना। तो यहाँ पर कॉपर क्या है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आराम से फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत आराम से फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बहुत इजीली कंडक्ट होता है। ठीक है, तो कंडक्टर आप समझ में आ गया कि कंडक्टर ऐसी चीज़ जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी बेहतरीन तरीके से फ्लो होती है। अब बात करते हैं हम लोग इंसुलेटर की। तो हमने कंडक्टर समझ लिया, इंसुलेटर क्या होता है। तो इंसुलेटर यहाँ पर आप कह सकते हो रबर हो गया, ठीक है, पेपर हो गया। इंसुलेटर मान लो ये रबर है, ठीक है, रबर की चप्पल है। अब क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा कि जो करंट है वो कहीं से कहीं तक पास नहीं होगा। या फिर मान लो एक कागज़ है, एक पेपर है, इसमें यहाँ से करंट पास करोगे, यहाँ तक करंट आएगा, नहीं आएगा, करंट पास नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, इंसुलेटर ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर कंडक्टिविटी होती नहीं है, करंट पास ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, कंडक्टर जिसमें करंट बहुत आराम से पास होता है, इंसुलेटर्स जहाँ पर करंट पास नहीं होता। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जो मटेरियल आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, यह ध्यान रखना। अब सेमीकंडक्टर मतलब इसमें करंट पास होता भी है और नहीं भी होता है, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लो यहाँ पर सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर हम लोग सिलिकॉन से बना रहे हैं। तो मान लो यहाँ पर सिलिकॉन है, इससे हमने सेमीकंडक्टर बनाया, तो इसमें हम लोग करंट पास करेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा। तो कहोगे इसमें फ़र्क क्या है, तो कंडक्टर कहलाएगा? नहीं, इसमें फ़र्क यह है कि सेमीकंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम लोग छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, रोकना चाहे रोक सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पर कंट्रोल करके चला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है सेमीकंडक्टर में। आई होप आप जिंदगी भर याद रखोगे कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, इंसुलेटर जैसे रबर के ग्लव्स हो गए, इसको यहाँ पर इसमें करंट पास होगा नहीं होगा, तो इसके पहन के आराम से यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक कनेक्शन वगैरह कर सकते हो। सेमीकंडक्टर के अंदर करंट पास हो सकता है बट इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आज के टाइम पर सेमीकंडक्टर चिप्स सभी जगह पर लगती हैं। उसका कंडक्टर क्या होता है, कॉपर वायर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिसके अंदर करंट पास होता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये डिवाइसेस होते हैं, यहाँ पर जिसकी 2 टांगे हैं इसको डायोड बोला जाता है, 3 टांगों वाला ट्रायोड बोला जाता है। तो ये अलग अलग डिवाइसेस हैं जो कि हमारे चिप्स के अंदर लगते हैं। चाहे आप कोई सा भी प्रोडक्ट ले लो, इलेक्ट्रिक कार ले लो, बल्ब ले लो, मेरे पास लैपटॉप है जिसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लैपटॉप ले लो, ठीक है, कुछ भी है, कुछ भी चीज़ है, सबके अंदर ही सेमीकंडक्टर चिप्स लगी पड़ी हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब सेमीकंडक्टर चिप को बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से सिलिकॉन सबसे फेमस है, सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला सिलिकॉन है। सिलिकॉन का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन सिलिकॉन के अलावा और कौन कौन सा ये भी बता दो। तो सिलिकॉन के अलावा जर्मेनियम भी है, उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड भी है और कैडमियम सेलेनाइड भी है, लेकिन सिलिकॉन बहुत पॉपुलर है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो सिलिकॉन क्या है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये SI आपको देखने को मिलेगा, इसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर इसका 14 है, उसके बाद नेम इसका सिलिकॉन है, पता ही चल चुका है आपको। बाकी एटॉमिक वेट वगैरह है, ये कुछ खास नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस प्रकार से सिलिकॉन देखने को मिलता है। इसकी रिफाइनिंग करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर इसका यूज़ करके हम लोग सेमीकंडक्टर को बनाते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर, इंसुलेटर, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सेमीकंडक्टर इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है क्यों। देखो, सेमीकंडक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 2 बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो कंडक्टिविटी है, जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पास हो रहे हैं, उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो करंट है वो यूनी डायरेक्शनल करंट होता है। मतलब यहाँ पे मान लो ये सेमीकंडक्टर है, इधर से करंट पास करोगे तो यहाँ यहीं से पास होगा, बस ये इधर से वापस पास नहीं होगा। लेकिन मान लो कोई कॉपर वायर है तो इधर से पास करो, चाहे इधर से पास करो, इधर से पास करोगे यहाँ पहुंचेगा, इधर से पास करो यहाँ पहुंचेगा। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर के अंदर एक सिंगल साइड यहाँ पर यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो होता है, ऐसा ध्यान रखना है।
अब एक क्वेश्चन दिमाग में और आएगा कि सर आपने बोला हम लोग आज के टाइम पर सभी जगह पर सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज से पहले हम लोग मतलब सेमीकंडक्टर से पहले क्या इस्तेमाल करते थे? पहले भी तो हमारे पास टीवी हुआ करते थे, ठीक है। पहले आप देख पाओगे उस प्रकार से डब्बे वाले टीवी आपको देखने को मिलते थे। अभी एलईडी आ चुकी है, एलईडी के अंदर सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। डब्बे वाले टीवी के अंदर यहाँ पर पहले मतलब वही क्वेश्चन है कि पहले सेमीकंडक्टर से पहले क्या यूज़ हो रहा था? तो ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी से पहले यहाँ पर यूज़ होता था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वैक्यूम ट्यूब का जो आइडिया है वो इतना चला नहीं, वो फेल मार गया जल्दी, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फ्यूज़ हो जाती थी, तो ये इतना चला नहीं, जिसकी वजह यहाँ पर सेमीकंडक्टर को लेकर आए। तो और पहली बात, वैक्यूम ट्यूब बहुत हीट प्रोड्यूस करता था। आप ये अपने डब्बे वाले टीवी देखते होंगे, जब इसको काफ़ी देर तक चला लो तो पीछे से कितना हीट निकलता था, गर्मी निकलती थी। बट ऐसा आज के टाइम पर इन एलईडीज़ के अंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक क्वेश्चन दिमाग में और आएगा, चलो ये भी पता चल गया। अब ये भी बता दो, दुनिया में कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स देखने को मिलते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर को बनाता है? देखो, दुनिया में बहुत कम देश हैं जो कि सेमीकंडक्टर को बनाते हैं। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू 2020 देखें, 2020 के अकॉर्डिंग बात करें, तो ताइवान एक ऐसा देश था जिसने सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स को बनाया था। ताइवान के अंदर दो कंपनी है, TSMC, UMC, इन्होंने सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स का डेवलपमेंट किया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक साउथ कोरिया देखने को मिलेगा। साउथ कोरिया ने भी बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स बनाए, तो साउथ कोरिया भी एक पॉपुलर प्रोडक्शन हब देखने को मिलेगा। प्लस ताइवान भी है, प्लस दूसरे और कंट्रीज आपको देखने को मिल जाती हैं। चाइना का भी एक छोटा सा रोल है, बट यहाँ पर आप देख पाओगे ताइवान और साउथ कोरिया का एक बहुत बड़ा रोल है अकॉर्डिंग टू ईयर 2020। आगे बात करते हैं। अब सर ये हुआ कि नियॉन शॉर्टेज पड़ गया। नियॉन क्या था हमने वो भी देख लिया, सेमीकंडक्टर क्या है हमने ये भी देख लिया। अब जिंदगी भर हम इन दोनों को कभी नहीं भूलेंगे, कोई भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, मेंस में आएगा, कर देंगे। अब बात ये होती है कि मान लो चलो नियॉन का शॉर्टेज हुआ, अब उसकी वजह से सेमीकंडक्टर चिप नहीं बने। अब सेमीकंडक्टर नहीं बने तो सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज की वजह से क्या हो सकता है? तो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, लैपटॉप है, टीवी है, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कार है, फ्रिज है, जो भी है, इन सब के अंदर सेमीकंडक्टर्स का यूज हुआ है। तो अब सेमीकंडक्टर नहीं बनेंगे तो इनसे क्या होगा, इनके अंदर ये नहीं लग पाएगा, उसका मतलब ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं बन पाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, जो ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन है उसके अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, क्योंकि कार्स और इन सब चीज़ों के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर का। इनफैक्ट कोविड-19 का एग्जाम्पल लेते हैं। कोविड-19 में क्या हुआ, सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज हो गया। भारत के अंदर भी सेमीकंडक्टर नहीं आ पा रहे थे, रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी कुछ लग चुका था। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी कार जो है पहुंचाई होगी कहाँ पर, कार अपनी दी होगी सर्विस के लिए। अब जब कार वगैरह सर्विस के लिए दी गई तो वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत समय लगे। उन्होंने बोला 2-2 महीने बाद यहाँ पर सर्विस करके लौटेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास सेमीकंडक्टर नहीं था, सेमीकंडक्टर बाहर से मंगा रहे थे। तो ऐसा सिनेरियो भी देखने को मिल सकता है, जो कि कोविड-19 के अंदर जो सिचुएशन हुई है वो भी यहाँ पर मेंशन करी गई, ठीक है। तो दो यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये देखने को मिलेंगी। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी। अगर सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज होगा तो इससे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा कंज्यूमर्स के ऊपर। जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट होगा, जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। चिप के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, चिप के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस के जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज होते हुए चले जाएंगे। तो ये सारा सिनेरियो देखने को मिलता है अगर सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज होता है तो। आई होप आपको पूरी अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है, A to Z सारे एस्पेक्ट क्लियर हो चुके हैं। तो आपके दिमाग में एक लास्ट क्वेश्चन और आएगा कि इतना कुछ है तो फिर सरकार क्या कर रही है सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए? तो यहाँ पर पहला चीज़ है, इंडिया हैज़ अप्रूव्ड अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो भारत ने PLI स्कीम को अप्रूव किया है, लगभग 76,000 करोड़ रुपए यहाँ पे बोले हैं। और इससे क्या होगा, हम लोग दुनिया भर के जो चिप मेकर्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने कंट्री के अंदर चिप को बनाएंगे, क्योंकि हमें कोविड-19 पे पता चल गया कि हमें खुद पैर पर खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद और क्या बताया गया, देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे हम लोगों को अपनी नहीं, आज के टाइम पर जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हैं, उस डिपेंडेंसी को कम करना है। अब हम अपने कंट्री के अंदर खुद सेमीकंडक्टर्स को बनाएंगे तो इसके साथ प्रोडक्शन भी होगा, खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट होंगे, प्लस नंबर ऑफ जॉब्स भी इंक्रीज होंगी। और हाल ही में टाटा ग्रुप ने भी अनाउंसमेंट कर दिया था कि भाई हम लोग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिव स्टेप देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू करी गई हैं। ओके, आगे चलते हैं।
बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में है। आई होप आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देखो यूपीएससी के लिए जब भी हमें आर्टिकल पढ़ना होता है तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर से पढ़ के नहीं चलना पड़ेगा, आपको उसकी डिटेल सब कुछ समझना होगा, उसकी गहराइयाँ सब कुछ यहाँ पर अच्छे से जानना होगा, उसके बाद ही आप लोग अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। नाउ सेकंड आर्टिकल आपको पता होगा, ये कोई आर्टिकल नहीं है, ऐसी हमने एक छोटी सी न्यूज़ ले रखी है क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी इंपॉर्टेंट डेज को भी कवर किया करो, तो कल से हम लोग इन डेज को कवर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करें तो 15 मार्च 2022, जैसे आज तारीख है, वैसे तो आज यहाँ पर 14 है, एक दिन पहले ही वीडियो अपलोड हो जाता है, तो 15 मार्च 2022 में इंपॉर्टेंट डे की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2022 है, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे दुनिया भर में 15 मार्च 2022 में। इस साल का थीम क्या है, तो इस साल का थीम है फेयर डिजिटल फिनेंस। आपको ध्यान रखना है, ये जो दिन है इसका मेजर मकसद होता है जो कंज्यूमर्स हैं, जो यहाँ पर सामान को खरीद रहे हैं, उनको नॉलेज हो अपने हकों की, अपने राइट्स की, उनको पावर मिले ताकि वो इन सारी सोसाइटी इशूज़ से टैकल कर पाएँ। प्लस यहाँ पर जो भी सामान खरीद रहे हैं उनको कोई यहाँ पर एक तरीके से उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, तो वो सब उनको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी को याद दिलाता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे को हम लोग इस तारीख को सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अगले टॉपिक पर, लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले हम उसको कवर करते हैं। अभी हम उस वाले टॉपिक पर आएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरा वाला पहले ये टॉपिक लेते हैं, ये और ज़्यादा बेहतरीन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, चर्चा की गई है तापी पर नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। हुआ क्या है, कुछ ट्राइबल हैं, ठीक है, जहाँ पर कुछ जो ट्राइबल पीपल हैं उन्होंने क्या किया, जो ये तापी नर्मदा जो नदी जोड़ने का पूरा ये प्रोजेक्ट है, इसके खिलाफ में आ चुका है, इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि हम लोगों की जो जगह है वो भी यहाँ पर चली जाएगी, हम लोग को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, तो इसी वजह से इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। और आपको पता होगा ये तीनों नदियाँ हैं, तो तीनों नदियों को जोड़ने के बारे में चर्चा की गई है, तो मतलब रिवर इंटरलिंकिंग को लेकर डिस्कशन किया गया है। रिवर इंटरलिंकिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, उसको मैं आगे बताऊँगा क्यों इंपॉर्टेंट है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। जो ये प्रोजेक्ट है लिंक करने का तापी पर और नर्मदा रिवर को, इसको लेकर जो ट्राइबल्स पीपल है साउथ गुजरात के अंदर, इनका काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट ये हुआ कि भाई हम लोग को यहाँ से हटा दिया जाएगा, हम लोग की जो जगह है वो काफ़ी खतरे में पहुँच जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे, ये मैंने यहाँ पर ऊपर से उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया है, नीचे न्यूज़ आप लोगों ने देख ली होगी। आते हैं, अब पहले हम कुछ बैकग्राउंड, इसका कुछ इतिहास कवर करते हैं। नाउ ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया गया था 2010 में। एक ट्राइपरटाइट, मतलब यहाँ पर 3 लोगों के थ्रू अग्रीमेंट हुआ। कौन कौन था, यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार थी, गुजरात था और महाराष्ट्र था, तो इन तीनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट के अंदर बताया कि हम लोग 5 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को लेकर चलने वाले हैं, 2 नदियों को जोड़ने वाले हैं। आपको पता होगा 2 नदियों को जोड़ने के लिए बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें लगती हैं, और प्लस 2 नदियों को जोड़ने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस भी है। यहाँ पर क्या होगा, मान लो एक नदी में पानी ज़्यादा है, दूसरी नदी में पानी कम है, यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, तो इस वाले नदी के थ्रू जो पानी है उसको हम इस नाले के माध्यम से ले जाएंगे और इस वाली नदी के अंदर वो पानी छोड़ देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सूखा पड़ा हुआ है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग रिवर इंटरलिंकिंग करते हैं। नाउ ये जो प्रोजेक्ट हैं, 5 प्रोजेक्ट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, जो बजट प्रस्तुत किया उन्होंने, तो बोला कि भाई हम लोग 5 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को जल्दी करेंगे, जिसमें से एक पार तापी नर्मदा वाला है। तो 5 तो कौन कौन से हैं, एक तो ये था ये दमनगंगा पिंजल वाला है, इन 2 नदियों को जोड़ा जाएगा। दूसरा पार तापी नर्मदा को जोड़ा जाएगा। तीसरा गोदावरी कृष्णा को जोड़ा जाएगा। चौथा कृष्णा पेनर और 5वां पेनर कावेरी। लेकिन जो पार तापी नर्मदा, ये चर्चा में आ गया, क्योंकि इसी वाले प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट होने लगा गुजरात के अंदर। बोला जा रहा है कि यहाँ पर आदिवासी लोगों की जो जगह है वो यहाँ पर खतरे में पहुँच जाएगी। ठीक है, अब जब भी हम लोग नदियों को जोड़ने के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा इशू आता है। नदियों को जोड़ने का सबसे पहला प्रोजेक्ट वो कौन सा था, वो था केन और बेतवा नदी को जोड़ने का। ये आपको ध्यान रखना है, तो हिस्ट्री बता रहा हूँ, इसी वजह से यहाँ पर ये एस्पेक्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। जो केन और बेतवा नदी है, जैसे आप लोग इस वाले मैप को देखोगे, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा हमारा महाभारत हुआ, इधर आपको ये वाला रीजन देखने को मिलेगा, इसको जूम करके ऊपर दिखा दिया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आपको जो नदी दिख रही है, ठीक है, ये वाली, ये यहाँ पर बेतवा नदी है। उसके बाद ये वाली जो नदी दिख रही है, ये केन नदी है। दोनों नदी को एक नाले के माध्यम से, एक लिंक के माध्यम से, कैनाल के माध्यम से जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यही हम लोग बोलते हैं केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला नदियों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है। इन सारे प्रोजेक्ट को कौन अप्रूव करता है, कौन यहाँ पर देखता है, तो वो है नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट
ठीक है। एनआरएलपी यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसमें यही होता है, मैंने आपको बताया कि एक नदी में पानी सरप्लस में, एक नदी में पानी बहुत ज़्यादा है, दूसरे नदी में पानी बहुत ज़्यादा कम है। तो ज़्यादा जगह से जो जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ से उठाकर हम लोग जहाँ पे कम है वहाँ पे पहुँचा देंगे, जिससे कि जहाँ पे सूखा पड़ा हुआ है वहाँ पर भी प्रॉपर पानी मिल जाएगा। अब ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट आपका हो गया यार, क्या बकवास पढ़ा रहे हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी 2016 के अंदर प्रीवियस ईयर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया, हाल ही में कौन सी नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट चर्चा में था। तो मतलब ये पूछ लिया गया 2016 में, तो उस समय की बात है, 2016 में कोई सा प्रोजेक्ट चर्चा में होगा। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे तो बी वाला है, गोदावरी और कृष्णा नदी। गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने के बारे में काफ़ी न्यूज़ चल रही थी, तो 2016 में तब ये प्रोजेक्ट काफ़ी चर्चा में था। यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो आर्टिकल है ये द हिंदू का है, गोदावरी मीट्स कृष्णा। ये आर्टिकल द हिंदू का है, तो आप कहोगे कब का है, ये आप तारीख देख पा रहे होंगे 17 जुलाई 2016 का है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो 2016 में यहाँ पर ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। ठीक है, तो 2016 की यहाँ पर ये न्यूज़ है, तो 2016 का ही में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे आंसर, इसका करेक्ट आंसर बी यहाँ पर बोला गया। तो अभी फिलहाल ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये चर्चा में हैं, तो इनके नाम जरूर ध्यान रखना। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं कि हाँ, अब क्योंकि हमने जब देख लिया कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो प्रोजेक्ट हैं जिनको लिंक करने के बारे में चर्चा की जा रही है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो करंट जिसके ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग जानते हैं। ये यहाँ पर 3 नदियाँ हैं, पार, तापी और नर्मदा। ये 3 नदी हैं, तीनों को जोड़ने के बारे में चर्चा की जा रही है। यहाँ पर क्या होगा, तीनों नदी को जोड़ा जाएगा। यहाँ से जो पानी है, जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा कम जगह वाले पर। ठीक है, अगर हम लोग इसको लोकेशन में देखें तो यहाँ पे आपको गुजरात वाला रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये गुजरात वाला मैप हो गया। गुजरात के ऊपर यहाँ पर आप देख पाओगे नर्मदा नदी हो गई। ठीक है, ये ऊपर जा रही है। ये आपको तापी नदी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जब नीचे देखोगे ये वाला रीजन, तो यहाँ पर आपको पार नदी देखने को मिल जाएगी। ये आपको 3 नदियाँ देखने को मिल रही हैं। अब इन तीनों नदियों को यहाँ पर ये देख पाओगे इस प्रकार से जोड़ने के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या होगा, ये पार, तापी और नर्मदा लिंक बनाया गया है। ये आप देख पाओगे ये एक लिंक है जिससे क्या होगा, इन तीनों नदियों को जोड़ दिया जाएगा। अब मान लो यहाँ पर इस नदी में पानी कम है, तो यहाँ से दोनों नदियों से पानी छोड़ के यहाँ पर इस वाले नाले के माध्यम से लाकर इस वाले नदी में पानी पहुँचा दिया जाएगा। तो इस वाले रीजन में जो सूखा पड़ा है वो सही हो जाएगा। मान लो इस वाले में कम है तो इधर से छोड़ देंगे, या फिर इस वाले में कम है तो इधर से ले जाकर इधर छोड़ देंगे। ठीक है, तो कहीं पर भी कम होगा तो फिर क्या होगा, वो चीज़ें पूर्ति कर दी जाएंगी। ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो ये एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। लेकिन क्या होगा, अब ये कैनाल जो बनाया जा रहा है, इस कैनाल को बनाने में बीच में यहाँ पर सब कुछ खाली करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आदिवासियों का कहना यह है कि देखो अगर यहाँ पर खाली करते हैं तो इसकी वजह से, मतलब ये प्रोजेक्ट लगता है तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो जगह है वो भी यहाँ पर खतरे में चली जाएगी। क्लियर हुआ? तो मुद्दा क्या, ये भी आपने समझ लिया। नाउ अब बात करते हैं ये जो प्रोजेक्ट है, अगर हम इसको लिंक करते हैं तो इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारी जगह पर सूखा पड़ा हुआ है, नर्मदा का कमांड एरिया देखने को मिलेगा। नर्मदा कमांड एरिया कौन सा है, तो नर्मदा नदी यहाँ पर है। इसके ऊपर वाला ये जो डार्क कलर वाला एरिया है ये नर्मदा का कमांड एरिया है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बेनिफिट्स पहुँचा पाएंगे, प्लस यहाँ पर जो सूखा पड़ा हुआ है वहाँ पर पानी पहुँच पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ पानी पहुँचाने की बात नहीं है, यहाँ पर जब 3 नदियाँ जुड़ जाएंगी, पावर बढ़ जाएगी नदियों की, तो यहाँ से हम लोग क्या कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को यानी हाइड्रो पावर को जनरेट कर पाएंगे। ये भी हमारा मेजर मकसद आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं एक एक करके नदियों के बारे में, क्योंकि नदियों के बारे में पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। कभी ट्रिब्यूटरी पूछ लिया जाता है, कभी डायरेक्टली नदी के बारे में पूछ लिया जाता है कि नदी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, पहले नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। तीनों नदियों को अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व कर पाएँ। नर्मदा नदी यहाँ पर एक लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब वेस्टर्न साइड में बहती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो नदी है वो विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में आ जाती है। मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखो ये गुजरात वाला पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर गुजरात से जब इधर चलोगे तो आपको इधर विंध्या रेंज देखने को मिलेगा, नीचे आपको सतपुरा रेंज देखने को मिलेगा, इसके बीच में यहाँ पर आपको ये नदी देखने को मिलेगी, नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी इस प्रकार से जा रही है और यहाँ पर आप देख पाओगे विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में ये नदी आपको देखने को मिल जाती है। यही यहाँ पर बताया गया। क्लियर हुआ? और किधर से किधर बह रही है, इधर से यहाँ पर आप देख पाओगे वेस्टर्न साइड में ये नदी बहती हुई नजर आ रही है। सॉरी, इधर वेस्टर्न साइड में यहाँ पर ये नदी बहती हुई नजर आ रही है। ठीक है, वेस्टर्न साइड में बह रही है नदी, तो ध्यान रखना इसको लेकर। आगे चले, और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट।
अब इस नदी के मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो नर्मदा नदी है इसके ट्रिब्यूटरी मतलब कौन सी होती है, सहायक नदियाँ जो दूर से आकर इस नदी में जुड़ जाती है। जैसे हीरा नदी यहाँ पे आप देख पाओगे ये इधर से आ रही है और इसमें जुड़ जा रही है, तो इसके अलग अलग ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ये ध्यान रखना, हिरन, ओरसंग, बरना और कोलार, ये मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और इसी नदी के ऊपर, नर्मदा नदी के ऊपर आपको अलग अलग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके बेसिन पर इंदिरा सागर हो गया, सरदार सरोवर डैम आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी नदी की जिसका नाम है तापी। तो तापी यहाँ पर एक और आपको वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर देखने को मिलेगी। अगेन यहाँ पर वेस्टर्न साइड में बहती हुई आपको ये नदी देखने को मिल जाती है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तापी नदी, ये तो हम लोगों ने अभी नर्मदा नदी के बारे में जान लिया, इस प्रकार से ये गई। तापी नदी यहाँ पर आप देख पाओगे मध्य प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ से बनी और उसके बाद यहाँ से बह गई इधर की साइड, इधर गुजरात वाले रीजन में, ठीक है। मतलब उधर से फिर अरेबियन सी में गिर जाती है। सॉरी, यहाँ पर आप देख पाओगे जो गल्फ ऑफ खंबत पड़ता है वहाँ पर आपको ये गिरती हुई नजर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये गल्फ ऑफ खंबत आपको नजर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिला, नर्मदा के नीचे ही आपको ये तापी देखने को मिल गया। तापी के बारे में आपने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, तो ये हो गई बात। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, अब आते हैं तीसरी नदी के ऊपर, पार नदी के ऊपर, जिन तीनों को जोड़ा जा रहा है। तो नर्मदा यहाँ पर आपने ये वाली देख ली, तापी ये वाली नदी हो गई। इसके बाद जो पार नदी है ये छोटी सी नदी है, बहुत छोटी सी है, इन्हीं तीनों को जोड़ दिया गया है। यही सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। जो पार रिवर है ये भी एक नदी आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि यहाँ पर जिसका सोर्स बेसिकली कहाँ से है, नासिक से, वड़ापाड़ा जो एरिया है वहाँ से निकलती है और जाकर अरेबियन सी के अंदर, ये जो अरेबियन सी है यहाँ पर गिर जाती है। क्लियर हुआ। बाकी यहाँ पर देखो नदियों को जोड़ने का जो ये प्रोजेक्ट है ये भारत में बहुत सारी जगह पर है। अभी हमने केन बेतवा के बारे में जाना, केन बेतवा के बारे में आप देख पाओगे यहाँ पर बात की गई है, और केन बेतवा के अलावा बहुत सारी नदियों को जोड़ने के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी जो अभी ने पार, तापी, नर्मदा के बारे में पढ़ा था वो आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा। तो भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं जिनको जोड़ने का हम लोग यहाँ पर काम करते रहते हैं। हिमालयन कॉम्पोनेंट में बहुत सारी नदियाँ देखने को मिलेगी। हिमालयन कॉम्पोनेंट मतलब जो ऊपर पहाड़ी वाले इलाके में। बाकी पेनिनसुलर कॉम्पोनेंट, पेनिनसुला मतलब यहाँ पर जो ये 3 हिस्से यहाँ पर समुद्र की साइड में पड़ते हैं, ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी नदियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं जिनको हम लोग जोड़ रहे हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं। अब मान लो नदियों को जोड़ रहे हैं, नदियों को जोड़ने से फायदा हमने पढ़ लिया, ठीक है, कैसे जोड़ा जाता है वो सब कुछ पढ़ लिया। अब बात करते हैं इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या, इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो पहला चैलेंज आता है एनवायरमेंटल कॉस्ट, मतलब कि जब हम लोग इस प्रोजेक्ट को लगाते हैं तो इससे एनवायरमेंट बहुत सारा डैमेज हो जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इकोनॉमिक कॉस्ट देखने को मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, जब इस प्रोजेक्ट को लगाओगे यहाँ पे बहुत सारा पैसा खर्चना होगा, यहाँ पर बहुत सारा पैसा यहाँ पर पानी की तरह बहाना पड़ता है, तो उसके बाद यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लग पाता है। तीसरा यहाँ पर आपको सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। अगेन जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि क्या होगा, जैसे अभी देखने को मिला है लोग काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग अगर देखें तो बहुत सारी नदियों को हम लोग जोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बड़े बड़े कैनाल्स, बड़े बड़े नाले बनाने पड़ेंगे नदियों को जोड़ने के लिए। तो इसकी वजह से जो रास्ते में घर होंगे, लोग जो रह रहे होंगे, उन सबको हटाना पड़ेगा। तो ये एक तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। तो आई होप आपको यहाँ पर इंटरलिंकिंग रिवर को लेकर भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। दूसरा टॉपिक भी आपका बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। चलो आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे बात की गई है मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में। देखो मुंबई में यहाँ पर ये मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाई गई, ठीक है, ज़बरदस्ती यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाई गई, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, उस मैनुअल स्कैवेंजर को जहरीली गैस की वजह से उसकी डेथ हो गई है, जिसको लेकर ये आर्टिकल काफ़ी सारे पब्लिश हुए हैं। मैनुअल स्कैवेंजर कौन होते हैं, जैसा आप लोग देख पाते होंगे, एक व्यक्ति है जिनसे यहाँ पर गटर वगैरह साफ करवाया जाता है, ठीक है, जो स्ट्रीट यहाँ पर टॉयलेट्स होते हैं, गटर्स होती हैं, वो साफ़ करवाई जाती हैं। अब इस आर्टिकल को कहाँ पे कवर किया गया, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफ़ी डिटेल में इस आर्टिकल को कवर किया गया एक्सप्लेन पेज पर। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है, प्लस आज के टाइम पर भारत के अंदर क्यों होती है मैनुअल स्कैवेंजिंग, बैन होने के बाद भी क्यों देखने को मिलती है। तो न्यूज़ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, कुछ लेबरर्स थे मुंबई के अंदर जिनको ज़बरदस्ती हायर किया गया, मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाई गई, अब जहरीली गैस की वजह से उनकी डेथ हो गई है। हालांकि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो इंडिया में बैन है, लेकिन फिर भी इसकी प्रैक्टिसिंग हो रही है। तो क्यों हो रही है, फिलहाल ये इंसिडेंट कहाँ पे हुआ है, तो मैं आपको पहले लोकेशन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये बात हो रही है मुंबई की, ये रहा लोकेशन। मुंबई के ऊपर देखोगे यहाँ पर गुजरात है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर छत्तीसगढ़ है, नीचे तेलंगाना है, फिर उसके नीचे आपको कर्नाटका देखने को मिल जाएगा, फिर नीचे आपको छोटा सा गोवा भी देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग आखिरकार होता क्या है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जहाँ पर यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से व्यक्ति को हायर किया गया है ताकि जो टॉयलेट्स हैं, गटर्स हैं, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उनको साफ करवाया जा सके। और ये लोग हाथ से यहाँ पर इस प्रकार से गटर को साफ करते हैं, जैसा आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, बिल्कुल रियलिटी है ये।
और ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है ये ज़्यादातर करवाई जाती है दलित्स वाले ग्रुप्स के साथ में, यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर कास्ट सिस्टम बहुत लंबे समय से है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें भारत का जो एंशिएंट सिस्टम है, पुराने ज़माने का सिस्टम है, वहाँ पर दलित्स को यहाँ पर एक तरीके से अनटचेबल की तरह देखा जाता था, मतलब उनको छुआ भी नहीं जाता था। इस प्रकार से चीज़ें हम लोग देख पाते हैं हमारी हिस्ट्री में चल रही थी, ठीक है। तो दलित्स को यहाँ पर जोर दे देकर ये काम करवाया गया है मैनुअल स्कैवेंजिंग का। इंडिया ने यहाँ पर क्या किया, इंडिया ने यहाँ पर इसको बैन कर दिया। हमारे पास एक एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। इसके थ्रू भारत ने यहाँ पर मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन कर दिया। ये जो एक्ट है इसने क्या क्या बैन किया, इसने यहाँ पर बैन किया कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर इंडिविजुअली उससे यहाँ पे इस प्रकार से साफ सफाई नहीं करवाई जा सकती। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से मैनुअल स्कैवेंजिंग उससे नहीं करवाई जा सकती। क्योंकि होता क्या है, आप देख पाओगे कितना ज़्यादा गटर है, इसमें यहाँ पर बहुत सारी जहरीली गैसेस निकलती हैं और इसकी वजह से यहाँ पर इंसानों की डेथ होती है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बहुत सारी डेथ हुई है हिस्ट्री में। मैंने काफ़ी बार आपको पता होगा डेटा कवर किया है। आज से लगभग 2 महीने पहले सेम आर्टिकल मैंने कवर किया था, उससे पहले 4 महीने पहले सेम आर्टिकल कवर किया था। तो ये आर्टिकल लगातार चर्चा में रहता है। तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद भी भारत के अंदर क्यों हो रही है, हमें रीज़न बताओ। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग की, तो मैनुअल स्कैवेंजिंग भारत में अभी भी क्यों चलती है, पहले हम उसको समझते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो भी एक्ट हैं, जो भी हमने एक्ट लेकर आए हैं कि हाँ मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन कर देंगे, अब से नहीं होगा, वो सब बेकार है यार, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। अगर है भी तो उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम लोग किसी भी चीज़ को लेकर एक्ट लेकर तो आ जाते हैं लेकिन उसको लागू नहीं कर पाते। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरा यहां पर क्या देखने को मिलता है, जो मुंबई सिविक बॉडी है, ये नाले साफ करने के लिए, गटर साफ करने के लिए 20,000 30,000 रुपये मांगते हैं। जबकि यहां पर वो लोग फिर क्या करते हैं, ऐसी अनस्किल्ड लेबर को पकड़ते हैं, उनको 300-500 रुपये देकर उनसे गटर साफ करवा लेते हैं। ये एक सबसे बड़ी यहां पर कमी देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है। हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर टेक्नोलॉजी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, मैनुअल स्कैवेंजिंग को इंडिया के अंदर रोक सकें, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर क्या कर सकें, सस्ते दामों में ये जो गटर है इनको साफ कर सकें, और बाकी यहाँ पर जिसके थ्रू क्या होगा, मैनुअल स्कैवेंजिंग रुक जाएगी। उसके बाद और क्या बताया गया, एक तीसरा पॉइंट आप देख पाओगे यहाँ पर क्या है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्लानिंग देखने को मिलेगा। मतलब कि जो भी हमारे पास प्लानिंग है, हम लोग किस प्रकार से अपने सेप्टिक टैंक्स को मैनेज करते हैं, ठीक है, किस प्रकार से गटर को देखा जाता है, उसको मैनेज किया जाता है, वो सब चीज़ों की आज के टाइम पर भारत में एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिलेगी। इस चीज़ को लेकर प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, लास्ट में हमें मैनुअल स्कैवेंजर्स को लेकर आना पड़ता है, इनको हायर करके फिर इनसे यहाँ पर स्कैवेंजिंग करवानी पड़ती है। जो नंबर ऑफ पीपल हैं, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, इनकी जान पहले बहुत सारी गई है, आज के टाइम पर भले ही कम हुआ हो, लेकिन हम देखोगे अभी भी जान जा रही है इस मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से। जो नंबर ऑफ पीपल हैं उनकी जान जा रही है, और पिछले सालों में बहुत सारी गई है। 2019 के अंदर बताया गया, एक हाईएस्ट नंबर ऑफ डेटा निकल कर आया है कि सबसे ज़्यादा मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से डेथ हुई है पिछले 5 सालों के अंदर, जब उसको कंपेयर करते हैं तो 2019 का डेटा अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है। एग्जैक्टली आप देख पाओगे इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर बहुत सारे लोगों की जान गई है इस मैनुअल स्कैवेंजिंग को करते करते। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, अलग अलग एक्ट हैं। कमी क्या है, कमी यही है, मैंने आपको बताया, जो एक्ट हैं, जो वर्क मतलब जो भी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलेंगे वो प्रॉपरली लागू नहीं हो पा रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम सरकारी मेजर्स में बात करते हैं, तो पहला आपको ये देखने को मिलेगा, सरकार का एक स्टेप है, वो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन प्रोहिबिशन एक्ट 1993। इस एक्ट के अंदर सिंपल बता दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी दूसरे व्यक्ति से मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाता है, तो जो व्यक्ति करवा रहा है उसको सजा हो सकती है 1 साल की, साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है 2,000 रुपये का। उसके बाद सरकार दूसरा एक्ट लेकर आई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स 2017। यहाँ पर एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रही, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव है जो भी हमारे मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनको वापस से इम्प्रूव किया जाए, उनको एक अपनी वापस से दूसरी एक अच्छी लाइफ कैटेगरी के अंदर लेकर आया जाए, और साथ साथ यहाँ पर कुछ एक ऑल्टरनेटिव उनको ऑक्यूपेशन दिया जाए, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग ना करें, इसके अलावा कोई दूसरा काम करें। इसके ऊपर फोकस रखा जा रहा है इस एक्ट के माध्यम से। तीसरा एक्ट आपको देखने को मिलेगा वो है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। इस एक्ट ने अगेन इस मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस के ऊपर एंड लगा दिया है, इसको पूरी तरह से रोक दिया है। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे कि हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होने देंगे, तो ये आपको अलग अलग एक्ट देखने को तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये एक्ट काम नहीं कर रहे हैं, वो बात अलग है।
तो ये आपने समझ लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत सारे बनते हैं मेंस के। अगर आपने लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो वहाँ पर डायरेक्टली प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है और फिर पूछा जाता है सरकार क्या कर रही है, सरकार के मेजर्स बताओ, और मेजर्स के साथ साथ पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि इन मेजर्स के अंदर कहाँ कमी रह गई है। तो सबसे बड़ी कमी आज के टाइम पर इंप्लीमेंटेशन की है, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं और क्या मेजर्स हैं। तो हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC यहाँ पर एक ऐसा कमीशन है जो कि यहाँ पर मानव के अधिकार को लेकर बात करता है, मानव के अधिकार को उठाता है। तो NHRC ने यहाँ पर एक सीरीज बनाई जहाँ पर उन्होंने बताया, सेंटर को रिकमेंडेशन दिया जो हमारी केंद्र सरकार के हैं, उनको यहाँ पर बताया कि भाई किस प्रकार से मैनुअल स्कैवेंजिंग को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इसने NHRC ने हमारी केंद्र सरकार से बोला कि केंद्र सरकार को 10 लाख रुपए का लोन देना चाहिए हर एक मैनुअल स्कैवेंजर को। अब लोन क्यों देना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो ये मैनुअल स्कैवेंजर है ये कोई दूसरा काम कर सके, अपनी कोई दूसरी बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सके। तो 10 लाख रुपए का लोन तो देना बनता है, ठीक है, तभी, क्योंकि जब तो कोई स्टेप उठाओगे नहीं तो कोई बदलाव आएगा नहीं। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर चीज़ हम लोग देख पाएंगे। साथ ही साथ और क्या बोला गया, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आपको देखने को मिलता है NCRB, इसने भी यहाँ पे बोला कि NCRB से बोला गया कि आप एक डेटा को लेकर चलोगे और जितनी भी डेथ हो रही है मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंदर में, उन सारी डेथ का जो एक रिपोर्ट है वो तैयार करके रखोगे। साथ ही साथ NHRC ने रिकमेंड किया कि यहाँ पर जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है आज के टाइम पर, यहाँ पर इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। क्या है बेसिकली, यहाँ पर जो गंदगी, जहरीली गंदगी है उसको साफ करवाया जा रहा है। तो इस डेफिनेशन को और ज़्यादा एक्सपैंड करके अच्छे से बताया है। तो NHRC ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं जिसके माध्यम से हम लोग मैनुअल स्कैवेंजिंग को कम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को एक और इशू बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। नाउ आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर अमेजन के जो जंगल हैं इनकी हालत काफ़ी बुरी हो चुकी है। अमेजन के अंदर जो फॉरेस्ट है, अमेजन जो फॉरेस्ट है, अगर हम लोग बात करें तो आज के टाइम पर ये टिपिंग पॉइंट पर पहुँच चुका है। टिपिंग बिंदु, इसका मतलब यह है कि भाई अपने अंत पर पहुँचा हुआ है। अगर अभी भी कोई स्टेप नहीं उठाया गया ना तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये एक बहुत बुरा हाल करने वाले हैं। आज के टाइम पर इन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर क्या है, ये बहुत सारी ऑक्सीजन हम लोग को दे रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, ये पेड़ बचेंगे तभी तो ऑक्सीजन देंगे। डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। डाउन टू अर्थ एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए। हुआ क्या है, 75% से ज़्यादा जो अमेजन फॉरेस्ट हैं वो टिपिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि अभी यहाँ पर इन जंगल को नहीं बचाया गया ना तो एक टाइम पर ये कार्बन डाइऑक्साइड खूब छोड़ने वाले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारा अंत होने वाला है। यहाँ पर आप देख पाओगे ऐसा डायरेक्टली स्टडी ने पब्लिश किया है। तो न्यूज़ क्या है, स्टडी ने बोला कि देखो आज के टाइम पर जो अमेजन फॉरेस्ट का, अमेजन जंगल का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो यहाँ पर अपने एक आखिरी लेवल पर पहुँच चुका है। अगर हम इसे कंपेयर करें पिछले साल 2000 से तो आखिरी लेवल पर ये पहुंच चुका है। प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक्सट्रीम इवेंट्स पर पहुंच चुका है। लगातार सूखा पड़ रहा है, यहाँ पर आग लग रही है और इतना सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से पूरा फॉरेस्ट डैमेज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक सवाना लाइक इकोसिस्टम बन जाएगा। सवाना लाइक इकोसिस्टम मतलब सिर्फ घास ही घास रहने वाली है, ज़्यादा प्रॉपर यहाँ पर अच्छा वेजिटेशन देखने को मिलेगा नहीं। बारिश भी यहाँ पर बहुत कम होने लगेगी। अभी बारिश बहुत तगड़ी होती है अमेजन फॉरेस्ट में, लेकिन क्या है, जिस प्रकार से एक्टिविटीज़ हो रही हैं इससे आगे प्रतीत होगा कि अमेजन फॉरेस्ट के अंदर भी बारिश बहुत ज़्यादा कम होने लगे। स्टडी के अंदर बताया गया, जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने पिछले 30 साल का सैटेलाइट डेटा एनालाइज किया और सैटेलाइट डेटा एनालाइज करने के बाद यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो ये जंगल है इसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत बड़ा चेंज किया, ये जंगल घट रहे हैं लगातार और उसके पीछे के बहुत सारे यहाँ पर कारण हैं। एक कारण ह्यूमन एक्टिविटी आता है सबसे टॉप पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस स्टडी की हाइलाइट्स में जब हम आते हैं तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लगातार बहुत सारे जंगलों के अंदर, मतलब ये जो जंगल है ये आप देख पाओगे, मतलब एक बहुत बड़ा जंगल देखने को मिलेगा दुनिया के अंदर। कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है, तो साउथ अमेरिका, ये आप देख पाओगे साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के ऊपर यहाँ पर पूरा नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलता है। ये जो है ये पूरा का पूरा आपको इधर ये जो लाइन दिख रही है पनामा है, ऊपर यहाँ पर कोस्टा रिका देखने को मिलता है, इसके ऊपर ग्वाटेमाला है, ऊपर जाओगे मैक्सिको देखने को मिलेगा, मैक्सिको से ऊपर यूएस देखने को मिलेगा, उससे ऊपर नॉर्थ अमेरिका, हाँ मतलब वही पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका यूएस हो गया है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है मतलब पूरा अमेरिका है, नीचे आपको साउथ अमेरिका देखने को मिलता है। साउथ अमेरिका में यहाँ पर ये कोलंबिया हुआ, इधर वेनेजुएला हुआ, इधर पेरू हुआ, इधर ब्राज़ील हुआ, इधर बोलीविया हुआ, ठीक है, इधर यहाँ पर गुयाना है, सूरीनाम है, उसके बाद फ्रेंच गुयाना है। तो जो अमेजन के जंगल हैं ये पूरा का पूरा जो येलो कलर का लाइन दिख रही है ना, ये येलो कलर की लाइन है, यहाँ पर आप देख पाओगे इसके अंदर का पूरा ही अमेजन के जंगल है। ये अपना आप में आपको मैप के ऊपर देख रहा होगा, साउथ अमेरिका के क्या एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेजन जंगल है
है ना। और ब्राज़ील के अंदर सबसे ज़्यादा अमेजन के जंगल आते हैं। अमेजन का जंगल सिर्फ ब्राज़ील के अंदर नहीं है, ध्यान रखना, आसपास के देश पेरू, बोलीविया है, ऊपर यहाँ पर आप देख पाओ गुयाना है, सूरीनेम है, फ्रेंच गुयाना है, तो इन सब देश के अंदर यहाँ पर अमेजन के जंगल पड़ते हैं। जितना आपको ये रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है, यहाँ सभी पर अमेजन के जंगल आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे आते हैं, अब और क्या बात करते हैं। हमने देखा कि ये जंगल यहाँ पर आज के टाइम पर डैमेज हो रहे हैं। इनके पीछे का रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मतलब लगातार जो गर्मी है वो इंक्रीज़ होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग पोल्यूशन इतना कर रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा असर पड़ रहा है इन पूरे फॉरेस्ट के ऊपर, यहाँ पे ये बताया गया। प्लस एक सबसे बड़ा रीज़न तो क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटी है, डिफॉरेस्टेशन। हम लोग लगातार पेड़ की कटाई कर रहे हैं, खूब धबाधब पेड़ की कटाई की जा रही है। मैं पिक्चर लाना भूल गया हूँ, एक पिक्चर मुझे अब याद आ रही है वीडियो रिकॉर्ड करते करते। मैंने देखा था एक ऑफिशियल ट्विटर चैनल पर कि वहाँ पे हुआ क्या है कि जो जंगल है वो मतलब एक हिस्सा कुछ और लग रहा है, एक हिस्सा कुछ और लग रहा है। इतनी बुरी तरीके से पेड़ की कटाई की गई है कि वो आधा साफ हो चुका है जंगल। ठीक है, तो ये काम हो रहा है। तो कारण क्या क्या है? पहला तो डिफॉरेस्टेशन, वही पेड़ की कटाई हो रही है। लगभग बताया गया, अगर हम लोग देखें जनवरी 2022 का महीना, मतलब कि इस साल का जो स्टार्टिंग का महीना था, उस महीने में 430 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया बिल्कुल साफ आया कर दिया गया है। वहां पर बिल्कुल साफ कर दिया गया, पेड़ वगैरह की कटाई कर दी गई है। उसके साथ साथ यहाँ पे बोला ये जो लॉस हो रहा है, लगातार पेड़ की कटाई हो रही है, इसकी वजह से जो बारिश हो रही है, बारिश के अंदर भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अभी बहुत अच्छी खासी बारिश होती है अमेजन के जंगल में, लेकिन क्या होगा, जिस प्रकार से पेड़ की कटाई हो रही है वो बारिश भी बंद हो जाएगी, वो बहुत कम हुआ करेगी। उसके बाद एक सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको ह्यूमन एक्टिविटीज़ का देखने को मिलेगा। मानव के कुछ ऐसे कार्य हैं, कुछ ऐसी हरकतें हैं जिसकी वजह से आज के टाइम पर एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है, और आने वाले टाइम पर डेफिनेटली इस चीज़ का भुगतान भी भरने वाले हैं हम ही ह्यूमन्स। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जो आज के टाइम पर ह्यूमंस हैं, इस पूरे ब्राज़ील के जंगल के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दबाकर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड्स बन रही हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, बहुत कुछ यहाँ पे बनाया जा रहा है, जंगलों में आग लग रही है। और सिचुएशन ऐसी है कि जंगलों के अंदर आग लग लग कर इतना बुरा हाल हो चुका है कि एक टाइम पर हम लोग देख पाएंगे कि ये जो जंगल है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड अभी तो एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अब वो छोड़ने लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब जंगल के अंदर, मान लो ये जंगल है, मैंने इसका थंबनेल भी लगा रखा है, जंगल है, जंगल के अंदर पेड़ है, पेड़ को काट दोगे तो वो पेड़ खत्म हो गए। तो करना क्या चाहिए था, ये जंगल ऐसा एरिया था जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब होना चाहिए था। पेड़ कट गए तो क्या हो गया, ये पेड़ कटने के बाद यहाँ पर पोल्यूशन फैल रहा है, और ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, आग लग रही है, आग लगने की वजह से धुआं उठ रहा है, तो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, कार्बन रिलीज हो रहा है। तो जंगल कार्बन को एब्जॉर्ब करने की बजाय आज के टाइम पर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा इंपैक्ट, मतलब एक कह सकते हो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी पूरे दुनिया के अंदर। उसके बाद बताया गया ये इन सब की जो शुरुआत है, मानव की जो हरकतें यहाँ पर हो रही हैं, पेड़ की कटाई वगैरह हो रही है, वो सब यहाँ पर 2010 से शुरुआत हो चुकी है और आज के टाइम पर एक अल्टीमेट लेवल पर पहुँच चुके हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ा कारण क्लाइमेट इश्यूज़ को देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, कार्बन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर लगातार देखने को मिल रही हैं, और डिफॉरेस्टेशन वगैरह बराबर चल ही रहा है, पेड़ की कटाइयाँ हो रही हैं। तो आप कहोगे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन सिंपल सा है, जब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो हमें उसको रोकना होगा, जो पेड़ की कटाइयाँ उसको रोकना होगा, और यहाँ पर इसी से हम लोग जंगल को बचा सकते हैं, इसी से यहाँ पर हम लोग इसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। साथ ही साथ जो आज के टाइम पर ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, जो पोल्यूशन हो रहा है, लगातार कार्बन रिलीज हो रहा है एनवायरमेंट के अंदर, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसको लिमिट करना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति को यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ो, पोल्यूशन को कम से कम करो। अदरवाइज यहाँ पर जैसा अमेजन का हाल हो रहा है आज के टाइम पर, ऐसे और भी बहुत सारे जंगलों का हाल देखने को मिलने वाला है। आगे आते हैं, अब यहाँ पर हमने इस जंगल के बारे में पढ़ लिया। आई होप आपको यहाँ पर सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, उसके लोकेशन वगैरह हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिए। तो यही हमारे आज के कुछ आर्टिकल्स है। बाकी मैंने आपको थंबनेल लगा के दिखाई दिया है, थंबनेल क्या है वो भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर समझा दिया है। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग, अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो अच्छे से सुना है तो इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, जो नियॉन है, बेसिकली नियॉन को डिस्कवर किया गया था 2 व्यक्तियों के थ्रू। एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, उनका नाम क्या है। उसके बाद यहाँ पर दूसरे कौन थे, उनका नाम क्या है, आपको दोनों के नाम बताने हैं। अगला क्वेश्चन, जो नर्मदा है एक लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब ये जब नदी बहती है तो यहाँ पर 2 रेंज के बीच से निकलती है। एक कौन सा रेंज है और दूसरा कौन सा रेंज है, दोनों रेंज के नाम बताने हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड कंज्यूमर डे 2022 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल, कौन सी तारीख को, वो तारीख बतानी है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया कौन से कंट्री है जो कि आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा नियॉन का प्रोडक्शन कर रहा है, उसकी सप्लाई कर रहा है, तो उस कंट्री का नाम बताना भी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, जो पारी नदी है ये यहाँ पर
बहती है और उसके बाद अरेबियन सी में गिर जाती है। इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है, आप लोग को यहाँ पर ये बताना है। तो इसका आंसर भी यहाँ पर बहुत सिंपल सा है। तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। इन सभी के आंसर्स मैंने अगले स्लाइड में प्रोवाइड करवा दिए हैं, चाहो तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो, अदरवाइज खुद यहाँ पर सॉल्व करते हो तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। बाकी आपको पता होगा मैं वैसे रिविजन वगैरह करवाता रहता हूँ, बट यहाँ पर रिविजन लेने का कोई यहाँ पर इतना ज़्यादा चलो मैं आपको रिवीजन करवाई देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। फिलहाल कोई इतना ज़्यादा इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग कहते हो कि रिवीजन भी करवा दिया करो एक बार, कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक रिकैप हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलो एक बार फटाफट देखते हैं। पहले आर्टिकल में हम लोगों ने बात करा नियॉन का शॉर्टेज हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर आर्टिकल था, यूक्रेन के अंदर काफ़ी सारा नियॉन का प्रोडक्शन होता है, तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यूक्रेन हो गया। फिर उसका नियॉन के बारे में बात करी हमने, नियॉन को डिस्कवर किया गया है 2 व्यक्तियों के थ्रू, सर विलियम रैम से, और इधर आपको मॉरिस ट्रेवर देखने को मिलेंगे। उसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या चिप्स होती हैं, हमने अभी इसको डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के बारे में। 15 जो मार्च 2022 है, इसको हम लोग वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में डिस्कस किया, मैनुअल स्कैवेंजिंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या है, प्लस अभी भी भारत के अंदर क्यों है, क्या एक्ट है, सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं ये पॉसिबल हो पा रहा है कि हम लोग इसको कम कर पाएँ, वो सब डिस्कस किया। उसके बाद अमेजन के जंगल के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी कि यहाँ पर अभी बहुत सारे जंगल हैं वो डैमेज हो रहे हैं, इसके पीछे के कारण बहुत सारे हैं, पेड़ की कटाई हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, क्लाइमेट इशूज़ हैं, सोल्यूशन क्या है इसका वो हम लोगों ने डिस्कस किया। लोकेशन हम लोगों ने देखी। फिर अगले आर्टिकल में हम लोगों ने तापी पार नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन किया। न्यूज़ क्या हमने डिस्कस किया, हिस्ट्री इसकी इतिहास क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से हम लोग अभी रिवर को जोड़ते हुए आ रहे हैं, कौन वर्क करता है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट क्या है, यूपीएससी का क्वेश्चन यहाँ पर देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में जाना। फिर हमने ये देखा कि इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स क्या होंगे, नर्मदा, तापी और उसके बाद पार रिवर के बारे में जाना। पार रिवर यहाँ पर ये बहती है, फिर उसके बाद अरेबियन सी में गिर जाती है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ट्रू हो जाएगा। रिवर को जोड़ने से प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं वो हम लोग ने डिस्कस किया। बाकी क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन के आंसर ये हैं। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।